हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कैम गुरु अकेडमी में। तो कल अपने इंट्रोडक्शन किया था चैप्टर नंबर 11 का। आज अपने शुरुआत करेंगे चैप्टर नंबर 11 की। अगर आपने वो नहीं देखी है क्लास तो ज़रूर देख लेना, और इससे रिलेटेड कोई डाउट या सजेशन हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज हमारा जो पहला टॉपिक है वो है जैविक खाद यानी ऑर्गेनिक मैन्योर। जैविक खाद या इसको कह सकते हैं अपने ऑर्गेनिक मैन्योर क्या होती है वो देखो। जैविक खाद की जो डेफिनेशन होती है भी ऐसी खाद जिसमें क्या हो, जीवों का अंश होता है। जीवों का क्या होता है, अंश होता है, या ये कह सकते हैं मैन्योर विच हैज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कंसिडर्ड एज ऑर्गेनिक मैन्योर, यानी जैविक खाद उसे कहा जाता है। अब ये बनती कैसे है? जैविक खाद में देखो कई सारी आती हैं, जैसे गोबर खाद होगी यानी काऊ डंग मैन्योर हो गई, हरी खाद यानी ग्रीन हो गई, कंपोस्ट हो गई, या जो वेस्ट होता है अपने ऑयल केक्स जो होता है, खड़ बोलते हैं जिसको, खली बोला जाता है, उससे जो बने वाली खाद है वो हो गई, नाडेव वगैरह हो गई, वर्मी कंपोस्ट हो गई, ये सारी खाद इसके अंदर आती है। अब बात करें अगर अपने जैविक खाद की, तो जैविक खाद को 3 भागों में बांटा जाता है, या जैविक खाद को 3 क्लासेस में क्लासिफाई किया जाता है। सबसे पहले आती है स्थूल खाद, आती है स्थूल खाद यानी बल्कि मैन्योर। फिर आते हैं सांद्रित खाद, इसको बोलते हैं कंसंट्रेटेड, क्या बोला जाता है, कंसंट्रेटेड। और फिर आ जाते हैं तीसरे नंबर पे एनिमल ओरिजिन या प्राणीजात खाद, प्राणीजात खाद या एनिमल ओरिजिन। ठीक है, ये क्या है इसके बारे में बात करते हैं अपने। सबसे पहले बात करें अगर अपने स्थूल खाद की, तो इसमें जो पोषक तत्व होते हैं वो तो कम होते हैं। पोषक तत्व क्या होते हैं, कम, यानी न्यूट्रिएंट्स इसमें कम होते हैं, इसीलिए इसकी जो क्वांटिटी होती है वो अपने को ज़्यादा यूज़ करनी पड़ती है, यानी क्वांटिटी अपने को मोर यूज़ करनी पड़ेगी। दूसरी आती है सांद्रित, इसमें पोषक तत्व जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। पोषक तत्व यानी न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं इसके अंदर, हाई होते हैं, और इसीलिए इसकी क्वांटिटी लेस यूज़ की जाती है। क्वांटिटी क्या यूज़ की जाती है, यानी मात्रा क्या यूज़ की जाएगी, कम यूज़ की जाएगी। तीसरा आता है प्राणीजात खाद्य। प्राणीजात खाद आप ये मान लो कि एक तरह से नॉन वेज कैटेगरी के खाद्य आते हैं, जैसे कि अपने सूखा हुआ खून हो गया, मतलब ड्राइड ब्लड हो गया, या बोन मील हो गया यानी हड्डियों की खाद हो गई, या मछली खाद हो गई यानी फिश मैन्योर हो गया, वो चीज़ें। अब अगर अपनी बात करें स्थूल खादों की, इसका उदाहरण देखो क्या है स्थूल खाद का या बल्कि मैन्योर का उदाहरण क्या है। तो सबसे पहले इसका जो उदाहरण आता है वो आता है गोबर की खाद यानी डंग मैन्योर जो होता है, वो किसके अंदर आता है, किसी के अंदर आता है। कंपोस्ट हो गया, ये सभी किसी के अंदर आते हैं, स्थूल के अंदर यानी बल्कि मैन्योर के अंदर। सांद्रित की अगर अपने बात करें तो सांद्रित के अंदर आता है जो ऑयल केक्स होते हैं, खली बोलते हैं जिसको, खलियाँ, ऑयल केक्स जो होते हैं वो इसके अंदर आते हैं। ठीक है, प्राणीजात का एग्जांपल तो मैंने आपको बता ही दिया। अब आते हैं इनके क्या क्या इफेक्ट्स हैं। तो देखो इसमें बुक में 3 तरह के इफेक्ट दिए हुए हैं यहाँ पे। प्रभाव यानी जो जैविक खाद उसके क्या प्रभाव है, यानी क्या क्या इफेक्ट्स हैं। तो पहला इसका जो आता है वो आता है भौतिक यानी फिजिकल। कौन सा आता है, फिजिकल। दूसरा इसके अंदर आता है रासायनिक, आता है रासायनिक यानी केमिकल। और तीसरा इसके अंदर आता है जैविक यानी बायोलॉजिकल, क्या आता है, जैविक या बायोलॉजिकल। देखो भाई क्या होते हैं ये, नॉर्मल थ्योरी सी हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, मतलब अच्छी अच्छी बातें हैं सारी। तो पहला आता है जो भौतिक गुणों यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखो जो वेंटिलेशन यानी वातावरण में वायु का संचार बढ़ेगा, उससे ताप जो यानी टेम्परेचर कंट्रोल में या नियंत्रण में रहता है। पौधों की जड़ों का विकास अच्छा होता है, यानी रूट्स का जो डेवलपमेंट है वो अच्छे से होगा।
और उसके अलावा जो जल धारण क्षमता है मृदा की वो बढ़ेगी, यानी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो होती है सोइल की वो इंक्रीज होगी। और मृदा जो होती है वो दानेदार हो जाती है, यानी ग्रैन्युलर हो जाती है। ये तो हो गए कौन से सारे के सारे भौतिक। अब बात करते हैं अपने रासायनिक की। तो रासायनिक में पहले में ध्यान रखना कि क्षारीय मृदा का पीएच तो कम हो जाता है, यानी अल्कलाइन सोइल का तो पीएच कम हो जाएगा और अम्लीय मृदा का पीएच बढ़ जाएगा, और जो एसिडिक सोइल है उसका पीएच क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। मृदा में कार्बन की मात्रा बढ़ेगी, यानी सोइल के अंदर कार्बन कंटेंट जो होता है वो इंक्रीज होता है। और विषैले पदार्थों का प्रभाव क्या हो जाता है, कम हो जाता है। टॉक्सिक एलिमेंट्स का जो इफेक्ट होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और मृदा की उभय प्रतिरोधन क्षमता और धनायन विनिमय क्षमता बढ़ती है। ये भी ध्यान रखना कि जैविक खाद का जब यूज करते हैं तो उभय प्रतिरोधन क्षमता और धनायन विनिमय क्षमता बढ़ती है। उभय प्रतिरोधन क्षमता को क्या कहते हैं, बफरिंग कैपेसिटी, और धनायन विनिमय क्षमता क्या बोला जाता है, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। फिर आते हैं जैविक में। तो जैविक के अंदर देखो कौन कौन से हैं। तो पहला तो देखो मृदा में जो लाभकारी जीवाणु होते हैं उनकी संख्या बढ़ती है, यानी कि जो बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका इंक्रीज होते हैं वो नंबर्स उनके। दूसरा, वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण की जो दर होती है वो तेज होती है, यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन की जो रेट होती है वो इंक्रीज हो जाती है। और अपने कह सकते हैं कि नाइट्रिफिकेशन, अमोनिफिकेशन और जैसी क्रियाएं जो होती है वो आसानी से हो जाती है, यानी नाइट्रीकरण और अम्लीकरण जैसी क्रियाएं होती है वो आसानी से होती है। और जीवाणुओं की, अब क्योंकि उनको अच्छे से भोजन मिल रहा है यानी फूड मिल रहा है, क्योंकि जीवाणुओं के लिए ये जो कार्बन है ये एज ए फूड बिहेव करता है, तो अगर उनको फूड ज़्यादा मिलता है तो उनकी संख्या भी बढ़ती है और उनकी क्रियाशीलता बढ़ती है, यानी कि उनके नंबर्स भी इंक्रीज होते हैं और उनकी रिएक्टिविटी जो होती है वो भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो ये क्या थे, इसके इफेक्ट थे। फिर आती है बात जैविक खाद एवं उर्वरक में अंतर। जैविक खाद और दूसरा आता है उर्वरक। उर्वरक को तो बोलते हैं फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर, और इसको बोलते हैं ऑर्गेनिक मैन्योर, ऑर्गेनिक मैन्योर। ठीक है, तो ये हो गया अपने। अब इसके बारे में देखो, जो फर्टिलाइजर होते हैं वो तो फैक्ट्री से बनते हैं, ये कहाँ बनाई जा सकती है, घरों में भी बनाई जा सकती है। ये कैसे बनती है, जैविक खाद जो होती है वो जीव जंतु यानी एनिमल्स और प्लांट्स वगैरह जो होते हैं पेड़ पौधे उनसे बनती है। ये केमिकल से बनती है। उर्वरक जो है इससे मृदा के जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। जैविक खाद से उर्वरक से कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता। इसका प्रयोग करने से वेंटिलेशन अच्छा होता है, यानी वायु संचार बढ़ता है। उर्वरक से ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो नॉर्मल थ्योरी है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। उसके बाद में जैविक खाद से जो मृदा का अपने कह सकते हैं टेम्परेचर होता है वो कंट्रोल में रहता है, उर्वरक का उस पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता। अब जैविक खाद से क्या होता है, जल धारण क्षमता यानी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ती है, उर्वरक से ऐसा कुछ नहीं होता। अब क्योंकि जैविक खाद से वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, जल धारण क्षमता बढ़ रही है, तो उससे क्या होगा कि जल मांग यानी वाटर डिमांड कम हो जाएगी, लेकिन फर्टिलाइजर से या उर्वरक से ऐसा कुछ भी नहीं होता। उसके अलावा अगर अपने बात करें तो जैविक खाद जो होती है वो कार्बन नाइट्रोजन अनुपात को संतुलित रखती है, यानी बैलेंस रखती है कार्बन नाइट्रोजन रेशियो को, लेकिन उर्वरक से ये कई बार अनुपात जो है संतुलित नहीं रहता। तो ये जो इसके कुछ एक बेनिफिट्स हैं जो अपने को ध्यान में रखते हैं। तो बस जो आज की क्लास में अपनी इतना ही रखते हैं, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई डाउट या कोई सजेशन हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, और इसी तरह के एजुकेशन कंटेंट के लिए हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो करें। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। नमस्ते।